सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो और इकोनॉमिक्स अगर आप सब लोगों का डोमेन है तो ये टाइम आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब आप सब लोगों के पास में बचे हैं मात्र 6 महीने। लेकिन इन 6 महीने के अंदर आप सब लोगों को करनी पड़ेगी जी जान से तैयारी, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है आपके ड्रीम कॉलेज के अंदर। तो क्या चीजें हैं जो आप सब लोगों को जरूर कंसीडर करनी चाहिए अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं और आप सब लोगों ने सपना देखा है 2026 के अंदर सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 के अंदर अगर आप ये एग्जाम देने वाले हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आप सब लोगों के लिए एक रामबाण की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके सारे इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी डाउट्स रहते हैं उनका सॉल्यूशन यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे आप सब लोगों के कुछ पर्सनल डाउट्स भी आते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों के लिए देखने के लिए मिल सकता है। अगर 2026 के अंदर अगर आप लोगों को सीयूटी पीजी का एग्जाम देना है तो ये 6 महीने का रोड मैप आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 6 महीने आप सब लोग अगर जी जान लगाकर तैयारी कर लेते हैं तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपका ड्रीम कॉलेज आपके लिए वेट कर रहा है। यह चीज कहीं ना कहीं डिफाइन हो जाती है। तो क्या रहना चाहिए आप लोगों की अप्रोच, कैसे मास्टर करें इकोनॉमिक्स के टॉपिक को, और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए 6 महीने के अंदर आपकी प्रिपरेशन के लिए अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। ध्यान से समझिएगा, यह वीडियो हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीरियसली इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। यहां पर मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं जो 2 दिन सोचता है कि मैं पढ़ाई कर कर क्यों ना सीयूटी पीजी का बेस्ट कॉलेज ले लूं, लेकिन वो दूसरे दिन सोचता है कि छोड़ ना कुछ और कर लेते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि इस बार सीयूटी पीजी के बेस्ट कॉलेज के अंदर आप लोगों ने जाना है, आपने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर एडमिशन लेनी है, आपने जेएनयू के अंदर एडमिशन लेनी है, तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आप सब लोगों को क्या समझनी है, किसी भी चीज को टैकल करने के लिए, किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए, किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले सबसे ज्यादा रेलेवेंस हो जाता है सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का सिलेबस। राइट, अगर आप सब लोगों को सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का सिलेबस नहीं पता है तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए, पीजी के सिलेबस को डाउनलोड करिए। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर पोर्शन जो है उनको चेक करिए कि किन किन पोर्शन से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स राइट कवर्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक थ्योरी फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट लेवल। मास्टर लेवल का जरूरी एग्जाम है, लेकिन इसके अंदर जो सिलेबस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो कहीं ना कहीं अंडर ग्रेजुएट लेवल का देखने के लिए मिलता है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का देखने के लिए मिलता है। मेन टॉपिक जिनके ऊपर आप लोगों ने अपनी नजरें जमा कर रखनी है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन, और इसके साथ में बजट और सर्वे वाला पोर्शन तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूं तो कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से, जहां पर आपको कोई अगर ये बोलता है कि आप सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो या फिर कुछ बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सब लोगों ने सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको सारे के सारे टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना पड़ेगा, डिटेल तरीके से हर एक चीज को कवर करना पड़ेगा, तब ही आप सब लोग सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक, इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि बहुत सारी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इकोनोमेट्रिक्स के टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करवाया जाता है, लेकिन एग्जामिनर आपसे कई बार यहां से क्वेश्चन पूछता है। इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इशू से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इन चीजों को भी आप सब लोग कंसीडर करते हुए चलेंगे। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, और वो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को यहां पर डिटेल में करवाता हूं, जैसे कि पिछली बार भी मैंने करवाने की कोशिश करी थी और आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब
इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने सिलेबस को एक बार कवर कर लिया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब आप लोगों को इस जर्नी को शुरू करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि 6 महीने का समय आप लोगों को एटलीस्ट लगता है इस एग्जाम को टैकल करने के लिए। और अगर कोई आपसे ये बोले कि 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन के अंदर आप लोग इस एग्जाम को टैकल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। एटलीस्ट 6 महीने का टाइम आपको चाहिए अगर आप बेस्ट कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टैकल करना चाहते हैं, तो 6 महीने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो 4 पार्ट्स के अंदर मैं पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज को बाइफरकेट कर सकता हूं अभी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। सबसे पहले फाउंडेशन को बिल्ड करने की कोशिश करें, कोर कॉन्सेप्ट और थ्योरी को मास्टर करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। यानी कि अगर मैं इनिशियली बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉपिक को बहुत अच्छे से करिए। यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन को सबसे पहले कवर करने की कोशिश करिएगा। कई बच्चे यहां पर क्या गलती करेंगे, वो जल्दी से जाकर मैथमेटिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे क्यों ना मैथ्स वाला पोर्शन जो है वो पहले कर लिया जाए, राइट। लेकिन जब आप मैथ्स वाले पोर्शन की तरफ जाएंगे तो आप स्ट्रक करेंगे, आपको वहां पर इश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स अगर पढ़ी है तो वो 12th क्लास के अंदर पढ़ी है, वरना ग्रेजुएशन के अंदर वो मैथ्स कहीं ना कहीं पढ़कर नहीं आए हैं। तो स्टार्ट हमेशा वहां से करिए जहां से बिल्कुल आप लोगों को चीजें समझ में आए, और वो शुरू की जा सकती है कहीं ना कहीं थ्योरी वाले पोर्शन से। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने ग्रेजुएशन के अंदर भी इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं पढ़ाई करी है, तो आप सब लोगों के लिए ये पाथ, ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, 6 महीने पहले आप लोगों को क्या करना है, बिल्ड करना शुरू कर देना अपने कोर को, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट्स को। सेकंड, 4 महीने पहले इंटेंसिव प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर्स और मॉक टेस्ट से। यानी जैसे ही आप सब लोग यहां पर स्टार्ट कर देंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, आपको लगेगा मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, आपको लगेगा कि मुझे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी कुछ पोर्शन आने लगे हैं। लेकिन क्या आप सब लोग उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं? उसको जानने के लिए आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट, तो जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि जितना ज्यादा आप सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उतने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। क्योंकि जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और एग्जाम के अंदर वो प्रैक्टिस करने का काम जो है वो किया जाता है आपके मॉक टेस्ट के द्वारा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 महीने पहले आपको क्या करना है, रिवीजन फेज जो है वो आप लोगों का शुरू हो जाना चाहिए। यानी मास्टरी करने के बाद, टेस्ट देने के बाद रिवीजन, एंड रिवीजन इज द मेन रीजन फॉर योर सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए इस एग्जाम के अंदर तो वो रिवीजन से ही आ सकती है। और लास्ट, आप सब लोगों को फाइनल रिव्यू देना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज के ऊपर भी ध्यान देना है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा बच्चा लोग, कि अगर आपने पूरे 6 महीने तैयारी करी, साल भर प्रिपरेशन करी, लेकिन लास्ट में जाकर अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, रीजन हो सकता है स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, राइट, स्ट्रेस आप लोगों के सामने आ जाए, या फिर आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं। तो ये दिक्कत जनरली उन बच्चों के साथ देखने के लिए मिलती है जो ज्यादा मॉक वगैरह नहीं देते हैं, और जो बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके सामने स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करके चलिए, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हुए चलिए, तब आपका सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली आप लोग को यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। देन एसेंशियल माइंडसेट बिफोर यू स्टार्ट, क्या चीजें आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले? क्योंकि ऐसा कई बार बोला जाता है, इट इज इजी टू स्टार्ट बट इट इज ऑलवेज हार्ड टू फिनिश। स्टार्ट करना सबके लिए आसान होता है। मैं भी ये सोचता हूं कई बार कि भाई अगर मैं किसी चीज को स्टार्ट तो कर लेता हूं कि भैया मैं इस चीज को स्टार्ट कर लूं, लेकिन जब मैं फिनिश लाइन तक पहुंचने की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। आपके सामने भी ऐसी दिक्कतें आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको खत्म कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो आप सब लोगों को इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि स्टार्ट करना आसान है लेकिन खत्म करना मुश्किल है। जीतेगा वही जो खत्म करके चलेगा चीजों को। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, है ना, कि भाई 10 घंटे पढ़ लेता हूं, 15 घंटे पढ़ लेता हूं, 10 दिन 10 घंटे पढ़ोगे, 10 दिन 15 घंटे पढ़ोगे,
राइट, फेड अप हो जाओगे, लास्ट में गिव अप कर दोगे। तो कंसिस्टेंट रहिए, बेशक 3 घंटे पढ़ाई करिए, 4 घंटे पढ़ाई करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करिए, राइट। इंटेंसिटी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, 10 घंटे 15 घंटे के पढ़ने के पीछे मत जाइए। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। ये समझिए कि मैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की तरफ जाता हूं तो वो ज्यादा बेटर है रादर देन रीडिंग द पेजेस, कि पेजेस को पढ़ते। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने आता है कि जितने ज्यादा पेजेस मैं पढ़ लूंगा, जितने ज्यादा चीजें मैं पढ़ लूंगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को बहुत अच्छी तरह से सब चीजें आ रही हैं और मेरा जो सिलेबस है वो खत्म हो रहा है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो बेसिक ध्यान देना है वो कॉन्सेप्चुअल के ऊपर देना है। कॉन्सेप्ट आप लोगों के बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। एंड लास्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। परफेक्शन जो आएगी वो प्रैक्टिस के साथ आएगी, और उस प्रैक्टिस के लिए आपको देने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और वहां से आप सब लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो किस लेवल तक आपको जाता हुआ नजर आता है। देन मंथ बाय मंथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मंथ बाय मंथ स्ट्रेटेजी? 6 महीने की अगर अब टाइम आपके पास बचा है तो इसके अंदर मंथ बाय मंथ आप लोग कैसे प्रिपेयर करें? तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले स्टार्टिंग में अगर आपने ठान लिया है कि मास्टर्स करनी है, और मास्टर्स के सबसे बेहतरीन कॉलेज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एडमिशन लेनी है, तो सबसे पहले फाउंडेशन बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। ट्राई टू बिल्ड योर फाउंडेशन को बिल्ड करिए रादर देन गोइंग फॉर अदर थिंग्स। किसी और चीज के प्रति जाने से बेहतर है कि पहले फाउंडेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए, देन एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर जाइए। फाउंडेशन सर मेरी क्लियर हो गई, फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छे से आ गई सर, बेस मेरा बन चुका है सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे आ चुके हैं सर, कंज्यूमर के बारे में मैंने पढ़ लिया, प्रोड्यूसर के बारे में मैंने पढ़ लिया, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पढ़ लिया, नेशनल इनकम के बारे में मैंने पढ़ लिया। तो अब नाउ दिस इज द टाइम दैट आई हैव टू एक्सपैंड माई नॉलेज। अब मुझे मेरे नॉलेज को बढ़ाना है, तो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए अब जरूरी है कि एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाया जाए, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर कई बार एडवांस क्वेश्चन जो है, एडवांस कॉन्सेप्ट जो है वो कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देन लास्ट मंथ 5 to 6 के अंदर प्रैक्टिस और रिवीजन, और मैं हमेशा एक ही चीज के ऊपर फोकस करता हूं और आपको बार बार ये कहता हूं कि अगर आपने 70% सिलेबस भी कवर किया है या फिर 80% सिलेबस कवर किया और 20% आपका सिलेबस रह भी गया है, तब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस और रिवीजन के ऊपर आप लोगों को ज्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू एम्फेसाइज मोर ऑन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। मोर यू प्रैक्टिस द मोर आर द चांसेस ऑफ गेटिंग द सिलेक्शन बॉस। नाउ द एडवांटेज व्हाई दिस पाथ वर्क, क्यों ये चीजें जो हैं काम करती है, यानी कि क्यों जो मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, बेसिक्स के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए, क्यों ये चीजें काम करती है? क्योंकि यहां पर आप एक तो कंप्रहेंसिव कवरेज करते हुए चलते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कई बार ये नोटिस किया होगा, जैसे जैसे आप लोग पढ़ते चले जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं, आपके पास में एक कॉन्फिडेंस जो है वो बनना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट जो है वो फील करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं कर सकता हूं, मैं इस एग्जाम को टैकल कर सकता हूं, राइट। बेटर रिटेंशन आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, कॉन्सेप्ट को आप ज्यादा अपने दिमाग में क्या कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं, लंबे समय के लिए आप अपने दिमाग में क्या कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट को रख पाते हैं। और लास्ट में स्किल डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब आप नॉलेज ले लेते हैं, आपको चीजें आ जाती हैं, तो आपकी स्किल जो है वो भी डेवलप होती है। यू बिकम मास्टर्स इन योर फील्ड। अपने फील्ड के अंदर आप क्या देखते हैं, मास्टरी देखते हैं, और जब आपको मास्टरी देखने के लिए मिलती है तो आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब मैं किसी भी एग्जाम को टैकल कर सकता हूं, चाहे वो CUT PG का एग्जाम हो या फिर मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। अगर मैंने परफेक्शन के साथ मैं रिवीजन कर लिया है तो आई विल बी गोइंग टू एक्सेल इन दिस एग्जाम। नाउ चैलेंजेस यू विल फेस। अब दिक्कत क्या क्या आएगी सर, क्या दिक्कत आने वाली है? सबसे ज्यादा एस्पिरेंट के सामने क्या दिक्कत आती है, क्या फेस करता है वो, राइट? अप्स एंड डाउन, मोटिवेशनल डिप्स होंगे। कई बार आपके सामने ऐसा लगेगा यार मेरे से नहीं होने वाला है, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन, क्यों ना यार मैं कुछ और तैयारी करता हूं, है ना, पढ़ाई छोड़कर कुछ और कर लेता हूं, जॉब कर लेता हूं, क्यों मैं अपना 6 महीने का टाइम इसके अंदर दूं, क्यों करूं मैं ये सारी चीजें? ये सबसे पहला चैलेंज आपके सामने आएगा। तो मोटिवेटेड रहना बहुत बड़ा टसल आप सब लोगों के लिए रहेगा। तो मोटिवेटेड जितना ज्यादा आप लोग रहेंगे, जितना ज्यादा मोटिवेटेड आप लोग रहेंगे, उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? सबसे पहले मोटिवेशनल डिप होगा, आपको कई बार अप्स एंड डाउन के थ्रू जाना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है पर्सनल लेवल पर भी देखने के लिए मिले, राइट। हो अगर आप लोग जॉब करते हैं तो प्रोफेशनल लेवल पर देखने के लिए मिले।
इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है सर, वाइडर लेवल का एग्जाम है, तो वाइडर लेवल का सिलेबस है, ओवरलोडेड आप लोग कई बार ऐसा हो सकता है फील कर सकते हैं और आप स्ट्रेस में बैठ सकते हैं, है ना। जैसे कि देखो एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, बेचारा मासूम सा बच्चा है, लेकिन थोड़ा सा टेंस लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसको लगता है कि एग्जाम के अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैं कवर कर पाऊंगा। तो इनिशियली सिलेबस के बारे में सोचना ही नहीं है सर, बस इनिशियली सोचिए एक ही चीज के बारे में कि मुझे स्टार्ट करना है। एंड वंस यू विल स्टार्ट, आप लोग अगर 80%, बिलीव मी गाइस, अगर आप 80% भी सिलेबस कवर करके चलते हैं, यू विल बी गेटिंग द सिलेक्शन इन द बेस्ट कॉलेज, एंड आई कैन गारंटी यू दैट, आई कैन एश्योर यू दैट। देन उसके बाद आपके सामने आएगा मैथमेटिकल चैलेंज। ये सब बच्चों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ा चैलेंज बच्चों के साथ रहता है, चाहे आप वो पेड बैच के अंदर हो, चाहे वो वाईटी से स्टडी कर रहे हो, या फिर वो कहीं से भी पढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो उसके सामने आता है, वो चैलेंज रहता है उसके पास मैथमेटिकल चैलेंज का, यानी कि मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट का। क्यों? क्योंकि सर या तो उसने मैथ्स पढ़ी नहीं है, और अगर मैथ्स पढ़ी भी थी तो वो 12th क्लास के अंदर पढ़ी थी, अब उसने मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो और इस मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि मैथ्स का इनपुट और आउटपुट रेशियो कितना है। पहली चीज, अगर मैथ्स नहीं आती है तो आप ये देखिए कि उसके अंदर इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, कितने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना। देन वी हैव द सक्सेस मैट्रिक्स टू ट्रैक। 75% टारगेट एक्यूरेसी, 90 मिनट पर मॉक, 3 रिवीजन मिनिमम। ये आप मान लीजिए एक किस्म से रामबाण है जो मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। आपको क्या रखना है कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, एक्यूरेसी मैटर करती है, और एटलीस्ट 75 एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को चीजों को सॉल्व करना है। 90 मिनट हर एक मॉक टेस्ट को देने हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका जो पेपर होता है वो 90 मिनट का होता है, और 90 मिनट के अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 रिवीजन आप लोगों को एटलीस्ट करनी है, यानी कि 6 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर सिलेबस तो कवर करना ही है, लेकिन 3 बार रिवाइज करना है चीजों को, तब जाकर आप सब लोग सिलेक्शन के दरवाजे की तरफ जाएंगे। देन क्या क्या रिसोर्सेस और क्या क्या टूल्स आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, तो आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सब लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में नहीं पता है, तो आप सब लोग मेरी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, जहां पर मैंने काफी ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि क्या स्टैंडर्ड बुक्स आपके द्वारा फॉलो की जा सकती है। ऑनलाइन ग्रुप्स के अंदर ऑनलाइन रिसोर्सेज का आप लोग यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी क्लासेस चलती हैं तो वहां पर आप लोग जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। स्टडी ग्रुप की मदद ले सकते हैं, जैसे कि हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है आपके इकोनॉमिक्स रिलेटेड डाउट से। एंड योर सक्सेस जर्नी स्टार्ट्स नाउ, एंड फॉलो दिस रोड मैप। तो ये पूरी की पूरी कहानी को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी के एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप सब लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार आप सब लोगों ने सीयूटी पीजी का एग्जाम देना है, तो इस चीज को जरूर कंसिडर करिएगा। और आप लोगों को इस चीज की एश्योरेंस देता हूं कि सिलेक्शन आप सब लोगों के डोर के ऊपर बिल्कुल खड़ी है, बस आप सब लोगों को उसे नॉक करना है। इट इज ऑलवेज difficult to start the journey, but believe me, once you decide that you have to start, no one can stop you in excelling any of the field. That's it. मिलते हैं आप सब लोगों से अगली क्लास के अंदर, फिर किसी एक नए सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।